नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी मामले में आरोपित केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो चुके हैं। लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन में क्राइम ब्रांच की टीम ने आशीष मिश्रा से लगातार पूछताछ जारी रखी हुई है। मजिस्ट्रेट के सामने आशीष मिश्रा से पूछताछ करने के बाद अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें, पूछताछ के दौरान आशीष मिश्रा का वकील भी उसके साथ मौजूद रहा। आशीष के वकील अवधेश कुमार ने कहा, हम नोटिस का सम्मान करेंगे और जांच में सहयोग भी करेंगे। फिलहाल पूछताछ को 11 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है और ऐसे में अभी मेडिकल जांच के लिए एम्बुलेंस भी आकर खड़ी हो गई है। बट कब मेडिकल जांच होती है, कब हिरासत में जाते हैं, कब स्पेशल कोर्ट के सामने पेशी होती है, ये तमाम चीजें एक तरह का रहस्य बनी हुई। कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा, लखीमपुर खीरी के पीड़ित किसान परिवारों की एक ही मांग है कि उन्हें न्याय चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के बिना न्याय मिलना संभव नहीं। उनको मुआवजा मिला है। जानते क्या कहते हैं मुझे? दीदी, हमें मुआवजे से कोई मतलब नहीं, हमें एक भी पैसा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमारे बच्चों को इस तरह से कुचला है। वो लड़का टीवी पे इंटरव्यू दे रहा है, उसके पिताजी गृह राज्य मंत्री हैं। हमें न्याय कैसे मिलेगा दीदी? इस देश में जो सत्ता में होते हैं, जो सरकार में होते हैं, जनता क्या चाहती है? जनता क्या चाहती है? कि उसकी सुनवाई हो, उसकी समस्या का समाधान हो, कि उसको न्याय मिले। तो इनकी लड़कियों के साथ ये हो, इस बस्ती में, इस मोहल्ले में कोई उठा ले, इनकी लड़कियों को कुछ करे, किसके पास जाएंगे? अगर पुलिस प्रशासन, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब मौन रहेंगे और आप सब हमें कहते हैं कि तुम भी चुप हो जाओ, सवाल मत उठाओ। क्यों सवाल उठाएंगे? मेरा कर्तव्य है सवाल उठाना और इस सरकार का कर्तव्य है एक्शन लेना, न्याय देना। गाजीपुर के नंदगंज मार्केट में आज शाम उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा, ये लोग 65 सालों से देश और गरीब किसानों का शोषण करते आए हैं, नारा लगाते रहे हैं, गरीबी हटाओ। साथ ही कहा कि इनकी स्थिति है कि किसियानी बिल्ली खंबा नोच। कल प्रियंका गांधी कल प्रियंका गांधी बनारस आ रही है किसानों का न्याय करने के लिए। क्या आप लोगों से नहीं हो रहा है? लोगों ने 65 साल देश का और किसानों का, गरीबों का शोषण किया। जो लोग ये नारा लगाते रहे कि गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटी, गरीबों को मिटाते रहे। जब से मोदी जी, योगी जी आए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ। प्रियंका गांधी और विपक्षी दल किसानी बिल्ली खंबा नोचने की स्थिति में है। कुछ भी किसानों के हित से नहीं है। किसानों के हित से पार्टी काम कर रहा है। विपक्ष केवल अरण्य रोदन कर रहा है, नहीं रह गया। आगामी चुनाव को लेकर सभी दल अपनी पार्टी के पैठ बनाने के लिए जोर से तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रज क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र के विधायक और सांसद के साथ बैठक की। इस दौरान क्षेत्र के जिलाध्यक्ष पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में विधानसभा चुनाव से पहले अधिकारियों से फीडबैक लिया गया है और चुनाव की रणनीति तय हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अपनी पार्टी की तैयारी स्तर पर परख रहे हैं। उत्तर प्रदेश 12 अक्टूबर से समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा पर निकलने की तैयारी में लगे अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में जाकर विजय रथ का परीक्षण भी किया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में विजय रथ का अवलोकन करने के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करी है। इस दौरान उनका उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला भी जारी रहा। लखीमपुर खीरी में उपद्रव और हिंसा में 4 किसान सहित 9 लोगों की मौत पर उन्होंने कहा, लखीमपुर की घटना का वीडियो जिसने भी देखा उस घटना की निंदा की। उत्तर प्रदेश में तो ये संविधान को चुनने वाली सरकार बन गई। इस तरीके से गाड़ी आई और किसानों पर चढ़ गई। जो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सभी को जानकारी रही होगी, एलआईयू, प्रशासन
और जितने भी अधिकारी थे उनको सबकी जानकारी में था कि इस तरह का आंदोलन चल रहा है, और उसके बावजूद किसानों की हत्या हुई। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो आज कहा, ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस, इसका शिलान्यास समाजवादी सरकार में विधानसभा के सामने हुआ था। लैंड एक्विजिशन शुरू हो गया था। तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान रखते हुए टेंडर कर दिया गया था। इन्होंने केवल इतना किया है कि सरकार इनकी आई, इन्होंने अच्छे ठेकेदारों को भगाया, अपने मन मर्जी के ठेकेदार बुलाए और ठेकेदारों को ठेका दे दिया, जो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। और जब आप अखिलेश यादव अपनी विजय यात्रा की यात्रा 12 अक्टूबर से शुरू करेंगे, उसके लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ये तस्वीरों में हम दिखाएंगे, ये उनका रथ है। 2017 के चुनाव में भी एक बार रथ चला चुके हैं अखिलेश यादव, उसके पहले 2011 में चुनाव होते तो भी ऐसे रथ यात्रा लेकर अखिलेश यादव पूरे प्रदेश के भ्रमण पर निकले थे। लेकिन इस बार का रथ कुछ जुदा है। आजम खान लाख आरोपों के बाद में जेल में है, लेकिन इस बार उनके रथ पर उनकी तस्वीर नजर आ रही है। इसके अलावा जो पुराने पुरोधा है समाजवादी पार्टी के, उनकी तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं। और आप तस्वीरों में देखिए, किसान, गरीब, महिला, युवा, कारोबारी, सबकी एक आवाज हम समाजवादी। तो कहीं ना कहीं बड़े नारों के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी है। यूपी का जनादेश आ रहे हैं अखिलेश, ऐसे कई नारे इस पूरे रथ पे नजर आ रहे हैं। ये वो खिड़की है जहां से अखिलेश अपने जो कार्यकर्ता होंगे उनका संबोधन लेंगे, उनसे मिलेंगे, उनको हाथ दिखाएंगे, और जिले जिले जब वो निकलेंगे तो लोग उनके इंतजार में खड़े नजर आएंगे। उनके कार्यकर्ता चौराहों पे उनके लिए इस्तकबाल करेंगे, उनका वेलकम करेंगे। ये वो रथ है जो पूरी तरह से तैयार है। अखिलेश यादव की तस्वीर है, और आपको एक तस्वीर हम और दिखाएंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि इस रथ यात्रा में कई उनके साथ दिग्गज नेता भी जुड़ेंगे अलग अलग जिलों के। और ये वो तस्वीर है, देखिए, इसमें साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव, आजम खान, ये तीन तस्वीरें बहुत अहम है और ये बताती हैं कि जो ये रथ है ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है और 22 अक्टूबर को कानपुर के लिए निकलेगा, जहां से महोबा का भी सफर तय करेगा। और अखिलेश यादव ने आज कहा है कि इसका पहिया नचा दिया गया है और अब ये रथ नाचेगा पूरे प्रदेश पर, और विजय रथ जो है इसका नाम दिया गया है, ये विजय पूरी करके ही लौटेगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ फखर की दवाई, टीवी लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अपने अभियान का आगाज कर दिया। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशी राम की पुण्यतिथि पर लखनऊ की काशी राम स्मारक स्थल में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला है। मायावती ने कहा, चुनाव आयोग से चुनावी सर्वे पर रोक लगाने की मांग करूंगी। 6 महीने पहले सर्वे पर रोक लगे। मायावती ने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता अब बसपा शासन को याद कर रही है। लखनऊ के इको गार्डन में काशी राम के बसपा के जो संस्थापक थे, काशी राम का आज 15वीं पुण्यतिथि थी और इसमें मायावती भी मौजूद रही और महासचिव सतीश मिश्रा भी मौजूद रहे। हालांकि यहाँ पे मायावती ने तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। यहाँ पे अनुमानन बताया जा रहा है कि 4 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं की यहाँ पे एक हुजूम उमड़ा था और मायावती ने तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीछ पे भी करारा हमला किया। यहाँ पे बीएसपी के कोऑर्डिनेटर हमारे साथ अमरिंद्र हैं। अमरिंद्र से ही बात करते हैं कि बीएसपी क्या 2022 में सरकार बना पाएगी। आज मायावती ने कहा है अमरिंद्र जी कि बीएसपी का सरकार 2022 में आना लगभग तय है। जी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2022 में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 और 12 के दौरान सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दे करके तो समाज को साथ लेकर सरकार बनाया। बड़े बड़े गुंडे, अपराधी, माफिया या तो जेल के सलाखों में चले गए या तो प्रदेश छोड़कर बाहर चले गए। और प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी में की सरकार जो थी, जो बड़े पैमाने भ्रष्टाचार और गुंडा राज व्याप्त था, बड़े पैमाने घोटाले हुए थे, तो आम जनता सर्व समाज से त्राही कर रही थी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जब कमान संभाला तो सर्व समाज के बेटे बंधु भाइयों के लिए रोजगार का द्वार छोड़ा। तो 1 लाख की वैकेंसियां थी, वो लाखों लाख वैकेंसियां खोल के बहन जी ने भरने काम किया। महापुरुषों के नाम पर स्मारक बनवाया, महापुरुषों के नाम पर जिले का निर्माण करके जिले के समस्त ऑफिसों का निर्माण किया।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू आज वाराणसी पहुंचे। इस दौरान अजय कुमार लल्लू ने मणिकर्णिका घाट पर झाड़ू लेकर सफाई भी की। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय रॉय, राजेश मिश्रा, राघवेंद्र चौबे भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार पर जमकर वार किया है। मैं समझता हूं कि देश की आधी आबादी महिला बहन जो अपने घर की सफाई करती है, साथ में दलित भाई सफाई कर्मी जो नगर, कस्बे, महानगर की सफाई करते हैं, ये योगी आदित्यनाथ जी का बयान उनके अपमान जैसा है। कांग्रेस पार्टी आज इस झाड़ू को लगाकर यह प्रदर्शित करने का काम कर रही है कि हम इस झाड़ू लगाने को भी सम्मान और स्वाभिमान मानते हैं और स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए इस सरकार को उखाड़कर फेंकने का काम करेंगे। इसी झाड़ू लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुए बवाल के बाद लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को विपक्ष ने घेर रखा है। यही वजह है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़े स्तर पर जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उत्तर प्रदेश को कार्रवाई में ढील लाने पर फटकार लगाई गई। उत्तर प्रदेश में विपक्ष की ओर से हमलावर विपक्षियों को लेकर जनता टीवी पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग से खास बातचीत हुई है। देखिए, लखीमपुर खीरी में हुए किसानों के ऊपर अत्याचार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपनी नीति को अपनाते हुए बड़ी कमेटी गठित कर दी गई थी, जिसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बात की जाए, विपक्ष हमेशा से ही उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर रहा है, चाहे उसमें प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या नवजोत सिंह सिद्धू हो, जो लगातार वहां पर रुक कर रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के नगर स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे जानेंगे कि सरकार के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है और अब तक इसमें क्या कार्रवाई की गई है। पहली बात तो मुझे आप पे आपकी एतराज है कि आपने कहा अत्याचार वाली कोई बात नहीं है। दुर्घटना हुई, किसी किसान पर कोई अत्याचार नहीं किया गया, बात से मैं सहमत नहीं। ठीक है। और दूसरी बात यह है, योगी जी ने कहा कि हर चाहे गलती जिसकी भी हुई शक्ति को छुड़ाया जाएगा। उसी के क्रम में मुझे पता चला है कि आज जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे से पूछताछ की जा रही है, वो थाने में उपलब्ध हो गए हैं और जैसे जैसे सबूत मिलेंगे किसी भी पक्ष की किसी भी गलती को नहीं छोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में अब दोबारा से चुनाव आ रहे हैं, विपक्ष हमलावर हो रहा है, क्या वह वजह मानी जाएगी कि किसी भी मामले को लेकर सभी विपक्षी एक साथ घेरने को तैयार हो जाते हैं? परेशान है, अपने अकेलेपन से परेशान है और अपना महत्व वो समझ रहे हैं, इसलिए इकट्ठे होकर के अपने महत्व दिखाना चाहते हैं। और इलेक्शन के टाइम पर वो झूठ नहीं बोलेंगे तो सच बोलने की उनकी हिम्मत नहीं। मंत्री जी, ऐसा भी आया है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से कुछ लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार बदनाम हो और यही वजह है कि छोटे छोटे मामलों में भी ज्यादा ट्वीट किए जाते हैं। प्रियंका गांधी ने झाड़ू लगाई है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में आंदोलन कांग्रेस का किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये राजनीति में इलेक्शन के समय पे ये लोग करते हैं, लेकिन किसी भी ये जवाब देना पड़ेगा कि पिछले 15 साल में क्या क्या काम हुए और इन 5 सालों में क्या क्या काम की तुलना ही कर। मंत्री जी, कितनी सीटों पर इस बार हम देखेंगे भाजपा को उत्तर प्रदेश? जो होगा सब सामने आएगा। हमारे नेताओं का मानना यह है कि पिछली बार 325 सीट आई थी, उससे कुछ बढ़ के ही हमें मिलेंगी। अरुण गांधी आप लगातार हमलावर हो रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहिए? वो तो भाजपा के अभी देखिए बड़े नेता हैं और जो उनसे बड़े नेता होगा वो कुछ कहेगा, मैं तो बहुत छोटा। ये थे हमारे साथ राज्य स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग, जो गाजियाबाद से शहर विधायक भी हैं और लगातार बता रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में। रही जनता टीवी के साथ हैदरअली संवाददाता गाजियाबाद। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए लखीमपुर की घटना पर कहा, विपक्ष राजनीति कर रहा है, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, एसआईटी जांच कर रही है और कानून अपना काम करेगा। जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका की गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाने के वायरल वीडियो को लेकर बयान दिया। जनता उनको उसी लायक बनाना चाहती है और जनता ने उन्हें उसी लायक बना दिया है। इस बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने सरकार पर पलटवार किया। अंशु अवस्थी ने कहा कि दलितों और महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस प्रदेश के सभी जनपदों में और वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाकर सफाई करेगी।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की ओर से किया गया दलितों और महिलाओं का अपमान किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता पार्टी और श्री आदित्यनाथ जी ने झाड़ू लगाने को जो अपमानित बताने का काम किया है, उससे देश के दलितों और करोड़ों महिलाओं का अपमान हुआ। कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर आज सभी जिला कांग्रेस कमेटियां वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाकर सफाई करने का काम करेंगी। योगी आदित्यनाथ इस बात को जान ले कि झाड़ू प्रत्येक नारी अपने घर में लगाती है। झाड़ू लगाना स्वाभिमान का काम है, अपमान का काम नहीं। भारतीय जनता पार्टी और श्री आदित्यनाथ जी देश के दलितों और महिलाओं से माफी मांग, दलितों और महिलाओं को अपमानित करने का कोई भी अधिकार बीजेपी और आदित्यनाथ को नहीं। अवैध धर्मांतरण के मामले में एटीएस की छानबीन के कदम बढ़ने के साथ ही अब मौलाना कलीम सिद्दीकी की संपत्तियों को लेकर के किए जा रहे खेल सामने आने शुरू हो गए हैं। एटीएस को मौलाना कलीम और उसके परिवार की संपत्तियों की जानकारी हासिल हुई है। मौलाना कलीम ने मुजफ्फरनगर में खरीदी गई एक जमीन सस्ते दामों पर अपने बेटे को बेच दी। सूत्रों का कहना है कि ये जमीन वर्ष 2019 में ट्रस्ट के नाम पर करीबन 9.5 लाख रुपए में खरीदी गई थी, जिसका अप्रैल 2021 में 3 लाख रुपए में मौलाना कलीम के बेटे को बेच दिया गया और बाकी रकम का भुगतान वर्ष 2024 तक किस्तों में किए जाने की बात कही है। कानपुर के रियल एस्टेट कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में लंबित और फरार चल रहे दरोगा अक्षय मिश्रा के घर गोरखपुर एसआईटी टीम ने छापा मारा। इस दौरान दरोगा के बड़े बेटे को टीम ने अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई। इसके अलावा निलंबित और फरार चल रहे पुलिसकर्मियों पर इनाम भी घोषित किया गया है। गोरखपुर से थाना रामगढ़ ताल में तैनात सभी 6 पुलिसकर्मियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ है। पुलिस उपायुक्त दक्षिण रवीना त्यागी की ओर से ये इनाम राशि घोषित की गई। इसमें निरीक्षक जगत नारायण सिंह निवासी थाना मुसाफिर खाना जनपद अमेठी, इसी तरीके तमाम अन्य 6 भी जो आरोपी हैं उनके खिलाफ आरोप तय हुए हैं। साथ में इनाम भी तय हो चुके हैं। अगर कोई इनाम आता है तो उस व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा। दिल्ली में हुए निर्भया कांड से देश अभी तक उसको नहीं सका, लेकिन इस बीच के एक नामचीन इंटर कॉलेज की छात्रा जब दूसरे कॉलेज में परीक्षा देने गई तो परीक्षा के बाद छात्रा को नशीला पदार्थ देकर पहले तो उससे दुष्कर्म की घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया, उसकी हत्या का प्रयास किया गया। वहीं जब छात्रा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, सवाल कब तक देश की बेटियों के साथ ऐसी बर्बरता, ऐसी हैवानियत होती रहेगी। एक तरफ सरकार महिलाओं को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, दूसरी तरफ प्रदेश के मेरठ जिले में इन्हीं दावों की पोल खुलती नजर आई जब एक छात्रा ने आईसीयू में दम तोड़ दिया। जान जाने से पहले छात्रा की आंखों की रोशनी जा चुकी थी। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले परीक्षा देकर स्कूल से बाहर आई 12वीं कक्षा की छात्रा को अगवा कर गैंग रेप के बाद सड़क के किनारे फेंक दिया गया था। दरअसल मेरठ में छात्रा कॉलेज में परीक्षा देने गई थी। परीक्षा 4 बजे खत्म हुई, लेकिन छात्रा रात 8:30 बजे तक बेहोशी की हालत में ई रिक्शा पर घर पहुंचती। इधर उधर ढूंढता रहा, फिर वापसी घर आया। घर आने पे मैंने पूरे परिजनों को बताया, सब लोग फिर सारे में फैल गए, ढूंढते कहीं उनका कोई नहीं लगा। करीब 7:45 बजे करीब इसी बीच में करीब 8 या 8 बजे करीब एक फोन आता, जब हम तहरीर दे रहे थे थाने में, कि इस तरह से एक लड़की बेहोशी हालत में एक बैटरी वाली गाड़ी में स्कूटी चौराहे के पास खड़ी है। उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीरता थी। पुलिस का कहना है कि पिता ने आरोप लगाया है कि ई रिक्शा चालक ने उनकी बेटी को नशीला पदार्थ देकर कहीं ले गई और दुष्कर्म के बाद उस पर जानलेवा हमला किया। दुष्कर्म के बाद छात्रा को गांधी आश्रम चौराहे पर फेंक दिया था। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत ही गंभीर घटना है। परसों अपनी बेटी को परीक्षा दिलाने के लिए एक जीआईसी तक लेकर गए थे और लौट के इस बच्ची को अलग से जाना था। 6:30 बजे बताया जाता परीक्षा समाप्त हुई और ये घर पर लगभग 8 बजे पहुंची है एक ई रिक्शा में, जिस ई रिक्शा वाले के द्वारा कथित रूप से बताया जा रहा है कि उसके द्वारा कहीं कोई बता रहा है पेज गड़ी और जो व्यक्ति है वो बता रहे हैं गांधी आश्रम पर उसको पड़ा पाया। परिवार वालों का कहना है कि अचेत अवस्था में उस पर
तुरंत ही कार्रवाई करते हुए, गंभीरता समझते हुए बालिका के पिताजी की तरफ से जो तस्वीर दी गई थी उस पर अभियोग कर लिया और हम लोग विवेचना करने। बता दें कि छात्रा की जान जाने के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं परिजनों की मांग है कि आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हंगामा देखते हुए पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तहरीर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। दशहरा, दीपावली, छठ पर ट्रेन और बस के सफर करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। असल में रेलवे और रोडवेज प्रशासन इस बार त्योहार पर विशेष ट्रेनें और बसें चलाने का निर्णय ले चुका है। रेलवे 10 अक्टूबर से 22 नवंबर तक विशेष ट्रेन चलाएगा, जबकि रोडवेज 13 से 16 अक्टूबर तक धार्मिक स्थलों के बीच अतिरिक्त बसें चलाकर यात्रियों को राहत देने का काम करने वाला है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तो 3 दिवसीय प्रवास पर हल्द्वानी पहुंचे हुए हैं, जहां 3 दिनों तक उनका प्रांत पदाधिकारियों और संघ कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकों का दौर भी जारी रहेगा। इस दौरान आज के 2 सत्रों की बैठक खत्म हो चुकी है और कल की बैठक सुबह 9 बजे से फिर से शुरू हो जाएगी। तो वहीं मोहन भागवत प्रांत पदाधिकारियों के साथ साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते नजर आए, जिसमें धर्म जागरण, ग्राम विकास, सामाजिक समरसता और परिवार प्रबोधन पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। प्रदेश में चारधाम यात्रा के लिए सीमित यात्रियों का प्रतिबंध हटने के बाद केदारनाथ यात्रा पड़ावों में रौनक देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में यात्री केदारनाथ के लिए भोले बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वहीं बाबा के दर्शनों के लिए अब तक 23,000 तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ने से व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों में खासा उत्साह बना हुआ है। आपको बता दें कि पास की बाध्यता को समाप्त करने के बाद एक बार फिर से चारधाम यात्रा के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में यात्री उमड़ने लगे हैं। न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने उचित समय पे जो यात्रा को वो हटा दिया है और लगभग पिछले 2 साल से जो यहाँ के व्यवसाय थे वो बहुत ही बुरी स्थिति में थे। कांग्रेस पार्टी मिशन 2022 के लिए हर मोर्चे पर तैयारी में जुटी हुई है। सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच अपनी पैठ बनाने और विपक्षी दलों से सोशल मीडिया पर मोर्चा देने के लिए कांग्रेस पार्टी खासी तैयारी कर रही है। 8 हरिद्वार में कांग्रेस के सोशल मीडिया ट्रेनिंग कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश ढूंढियाल समेत कई कांग्रेस नेता शामिल हुए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में इस प्रदेश में जो उम्मीदों पर पानी फेरा है, वो तमाम तबके, चाहे वो बेरोजगार हो, युवा हो, किसान हो, हमारी मातृशक्ति हो, हर तबके की इच्छाओं पर, हर तबके की उम्मीदों पर जो पानी फेरा है, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो अगर इस आशय के साथ लोगों को शामिल करने की इच्छा रखते हो कि बाहर से लोग आके उनकी बैतरणी को पार लगा देंगे, तो उनकी बैतरणी अब पार होने वाली नहीं है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के बाद अब जनता कैबिनेट पार्टी भी 2022 विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने जा रही है। जनता कैबिनेट पार्टी अध्यक्ष भावना पांडे ने कहा, जनहित के मुद्दों को लेकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा ने बारी बारी से प्रदेश की जनता को छलने का काम किया। हल्द्वानी में मीडिया से बातचीत करते हुए भावना पांडे ने कहा, जल्द ही पार्टी संगठन का विस्तार किया जाएगा, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूती मिल सके। सिंह जी अब मुख्यमंत्री थे, 4 बिहारियों से घिरे हुए थे, तो मैं चलेगा 4 बिहारी सबसे भारी, अब चलेगा एक पहाड़ी सबसे भारी, बस वही था। और इस बार ओम प्रकाश जी को इन्होंने चीफ सेक्रेटरी बनने से मैंने रोका है और नहीं बनाया उनको, क्योंकि मुख्यमंत्री जानते थे धामी जी तो बहुत बवाल होगा। मैंने इस बार मांगा क्रेन, क्योंकि एक नेता है, इनको क्रेन से उठा के ले जाऊंगी मैं, और क्रेन से गाड़ी सहित उठाऊंगी मैं, ऐसे नहीं जाने की है। और ये हमारी जनता को जो उन्होंने बेवकूफ बनाया, इनके लिए मैं चुनाव चिन्ह भी चुनाव आयोग से क्रेन मांगता हूँ, क्रेन। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक। इस बार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जनता टीवी की कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन। नमस्कार।